नमस्कार। देखिए, आजकल दुनिया का ध्यान गाजा, यूक्रेन, लाल सागर इन सब संघर्षों पर है। लेकिन पर्दे के पीछे ना सत्ता और पैसे का एक बहुत बड़ा खेल, एक बदलाव चुपचाप चल रहा है। आज हम इसी बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे, अपने स्रोतों के आधार पर। खासतौर पर हम ये देखेंगे कि कैसे ब्रिक्स समूह, मतलब ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये कैसे पश्चिमी देशों के दबदबे को चुनौती दे रहा है। हाँ, ये एक अहम मुद्दा है आजकल। और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी बदलती हुई तस्वीर में भारत कहाँ खड़ा है। आप इसे एक नई तरह की वैश्विक खींचतान समझ सकती हैं। ये सिर्फ क्या कहते हैं, विचारधारा की लड़ाई नहीं रही अब। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अब करेंसी, तेल और दुनिया का आगे क्या होगा, उस पर नियंत्रण की लड़ाई ज्यादा लग रही है। सही कहा। तो चलिए इसी पर थोड़ी और बात करते हैं। G7, जो दुनिया के 7 सबसे अमीर समझे जाने वाले देश हैं, उनका असर जो दशकों से था, वो अब कुछ कम होता दिख रहा है। इसके कई इशारे मिल रहे हैं, जैसे अमेरिकी डॉलर, उससे हटकर दूसरे विकल्पों की तलाश बढ़ रही है। हाँ, ये डी-डॉलराइजेशन की बात काफी चली है। बिल्कुल। फिर देखिए, इजराइल गाजा युद्ध पर पश्चिमी देशों में ही आपस में कितने मतभेद हैं। यूक्रेन युद्ध ने नाटो के संसाधनों पर कितना दबाव डाला है। जी बिल्कुल। और लाल सागर के हमले। हाँ, लाल सागर, उसने तो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को हिला दिया है। अरबों का नुकसान हो रहा है। सही बात है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पश्चिम का जो एक छत्र राज था, चाहे वो मिलिट्री पावर हो या नैतिक स्टैंड, वो अब वैसा नहीं रहा। उस पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं पर इसी खाली होती जगह में ब्रिक्स एक मजबूत दावेदार की तरह उभर रहा है। आपने जैसे बताया, दुनिया की लगभग 40% आबादी इन देशों में है। 40%, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और अगर हम जीडीपी की बात करें बीपीपी के हिसाब से, तो करीब 33%, मतलब दुनिया की एक तिहाई आर्थिक ताकत। बाप रे। दोनों बड़ा है। अच्छा, तो ये जो नए देश जुड़े हैं, इसकी कोई खास वजह, मतलब क्यों आ रहे हैं ये ब्रिक्स में? हाँ, इसके कई कारण हैं जो हमारे स्रोत बताते हैं। सबसे मुख्य तो यही है कि ये देश अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि पश्चिमी देश जब चाहें उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दें। वो अपनी शर्तों पर तेल, गैस, टेक्नोलॉजी का व्यापार करना चाहते हैं। अपनी शर्तों पर मतलब पश्चिमी दबाव के बिना? हाँ बिल्कुल, बिना किसी बाहरी दबाव के। और एक इच्छा ये भी है कि एक नई ग्लोबल व्यवस्था बने जिसमें पश्चिम का दबदबा कम हो। तो इसके लिए ब्रिक्स कुछ कर भी रहा है, मतलब कोई ठोस कदम? जी हाँ, वो अपनी एक डिजिटल मुद्रा लाने पर भी सोच रहे हैं। ये एक तरह से स्विफ्ट नेटवर्क और IMF का विकल्प बन सकती है। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, और एक ताज़ा उदाहरण है, रूस और ईरान ने ब्रिक्स के तहत ही पश्चिमी बैंकों को पूरी तरह साइड में रखकर एक बड़ा ऊर्जा समझौता किया है। बिना पश्चिमी बैंकों के? जी हाँ, और चीन तो इससे भी आगे सोच रहा है। वो ब्रिक्स प्लस की बात कर रहा है, मतलब लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण एशिया से और देशों को जोड़ने का प्लान है। तो अगर आप पूरी तस्वीर देखें, ये वाकई ग्लोबल पावर बैलेंस को बदलने की एक गंभीर कोशिश है। यहीं पे भारत की भूमिका बहुत बहुत दिलचस्प हो जाती है। भारत की स्थिति ना बड़ी अनोखी है। बिल्कुल। एक तरफ तो वो ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है, और दूसरी तरफ वो क्वाड का भी हिस्सा है, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है, जिन्हें अक्सर चीन के सामने वाले खेमे में गिना जाता है। सही कहा। ये संतुलन साधना भारत की खासियत रही है। हाँ, और भारत इसे काफी क्या कहते हैं, चतुराई से निभा भी रहा है। अब देखिए, भारत रूस से डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीद रहा है। हाँ, भारी मात्रा में। और उसी समय अमेरिका और फ्रांस से बड़े बड़े डिफेंस सौदे भी कर रहा है। चीन से बॉर्डर पर तनाव है, फिर भी ब्रिक्स समिट में साथ बैठते हैं। जी। तो ये जो संतुलन है, शायद यही भारत को इस नई दुनिया में एक किंग मेकर बना सकता है, मतलब एक निर्णायक भूमिका। हाँ, इसकी संभावना तो है। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने कुछ पहले भी किए हैं जो इसी दिशा में जाती हैं। जैसे चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसके जवाब में IMF कॉरिडोर की बात हुई। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। हाँ, सुना है इसके बारे में, यूरोप तक कॉरिडोर। जी। फिर रूस और UAE जैसे देशों के साथ अपनी करेंसी में व्यापार को बढ़ावा देना। अच्छा, रूपे रूबल या रूपे दिरहम में? हाँ, कुछ उसी तरह का। और दिल्ली में G20 समिट की मेजबानी करके भारत ने खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पर भी पेश किया है। विकासशील देशों की आवाज। बिल्कुल। तो जब दुनिया यूक्रेन, गाजा, यमन में उलझी है, भारत कूटनीति और अपने राष्ट्रीय हित, इन दोनों के बीच संतुलन बना के चल रहा है। तो आगे क्या दिखता है, मतलब 2025 और उसके बाद क्या लगता है आपको? देखिए, जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं,
G7 का असर शायद थोड़ा और कम हो, यूरोपीय संघ में अंदरूनी मतभेद शायद बने रहें, जैसे इजराइल या यूक्रेन पर, और दूसरी तरफ ब्रिक्स का विस्तार शायद जारी रहे और ये समूह अपनी वैकल्पिक फाइनेंशियल सिस्टम बनाने की कोशिशें तेज कर सकता है। तो नतीजा क्या होगा? नतीजा शायद एक मल्टीपोलर वर्ल्ड, मतलब एक ऐसी दुनिया जहां किसी एक देश या गुट का बोलबाला ना हो, बल्कि शक्ति के कई केंद्र हों। ये वाकई एक अहम सवाल है कि देश इस नई उलझी हुई दुनिया में अपना रास्ता कैसे तलाशेंगे। बिल्कुल। और जहां तक भारत की बात है, ऐसा लगता है कि वो किसी एक खेमे से बनने के बजाय अपने फायदे के हिसाब से अलग-अलग देशों के साथ डील करेगा। मतलब फ्लेक्सिबल अप्रोच। हाँ, विशिष्ट व्यापार समझौते, रणनीतिक कॉरिडोर, अपना एक स्वतंत्र रास्ता, मतलब अपनी विदेश नीति को लचीला रखना और अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर। तो कुल मिलाकर ये जो बदलाव हम देख रहे हैं, ये शायद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक शिफ्ट है। हाँ, कह सकते हैं। सुर्खियां भले ही टैंक, मिसाइल, लड़ाई की बात करें, लेकिन असली लड़ाई शायद करेंसी, व्यापार के रास्ते, टेक्नोलॉजी और दुनिया में किसका कितना प्रभाव है, इस पर चल रही है। ये अदृश्य लड़ाई ज्यादा गहरी है। और इस जटिल खेल में भारत चुपचाप लेकिन बड़ी समझदारी से अपनी जगह बना रहा है। जी। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। शायद असली सवाल ये नहीं है कि दुनिया बदल रही है या नहीं, वो तो बदल ही रही है। हाँ, वो तो तय है। असली सवाल ये है कि देश ऐसे भविष्य में कैसे टिके रहेंगे जहां आपका प्रभाव शायद पुराने गठबंधनों से कम और आपकी अपनी ताकत, आपकी फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप्स और आपकी आर्थिक क्षमता से ज्यादा तय होगा।